हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी की। जी हाँ, गणित शिक्षण शास्त्र की। और इसमें हम कंप्लीट मैथ पेडागोजी सिर्फ सिंगल वीडियो में खत्म करेंगे। इसमें आपको जो है सारी कंप्लीट चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितने आपके सीटेट के सिलेबस में जो चैप्टर वाइज दिए हैं वो चैप्टर्स भी आपको समझाऊंगा। जो आपके टैग वर्ड्स ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी से चीजें आती हैं, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके, वो भी इसी वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा सारी चीजें। और जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, टीएलएम से प्रश्न बनते हैं। तो सारी चीजें जितनी भी मैथ पेडागोजी के अंदर पूछी जाती हैं वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट के साथ में भी और ट्रिक के साथ में भी, और उनसे प्रश्न कैसे बनेंगे ये चीज भी सारी इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए जल्दी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। वहां पे आप जो भी चीजें सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। चलिए आते हैं फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और बहुत अच्छे नंबर आप इस वीडियो के देखने के बाद ला सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारा सिलेबस है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में जो है आपके जो आपका सीटेट का सिलेबस है उसके अंदर जो मैथ पेडागोजी के अंदर चैप्टर दिए गए हैं वो ये हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है आपका गणित की प्रकृति। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति का मतलब क्या है? देखिए, नेचर जो होती है हर चीज की, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई भी चीज हो या कोई विषय हो, हर किसी की एक अपना नेचर होता है। यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति जो होती है वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की अपनी एक प्रकृति होती है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गणित की प्रकृति की बात करें तो सिंपल सी छोटी सी बात याद रखनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट ये याद रखो कि गणित की प्रकृति जो होती है वो तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक होती है, यानी कि लॉजिकल होती है। तो ये एक ऐसा वर्ड है, ये आपको पॉजिटिव में ही आएगा। तार्किक होती है क्योंकि इसके जितने भी तथ्य होते हैं वो सब किसी तर्क पे, लॉजिक पे बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कोई कथन कह दिया और उसको मान लिया गया हो। ये बिल्कुल यथार्थ होता है, बिल्कुल तार्किक होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे कि 4 + 5 = 9 होता है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो भाई ये जो है पूरी दुनिया में 9 ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जो है अलग मानेंगे और अमेरिका के लोग अलग मानेंगे, चाइना के लोग अलग मानेंगे। नहीं, पूरी दुनिया में ये यथार्थ है, एक है, यूनिवर्सल है। तो गणित के जो फॉर्मूले या गणित की जो भाषा है वो तार्किक है, और गणित एक यथार्थ विषय है। ये पॉइंट नोट करेंगे, ये गणित जो है वो एक यथार्थ जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे बात करें, बाकी इनका जो है एनसीईआरटी में भी इन चीजों को कवर किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। वो हम इसी वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे, पहले सिर्फ समझते चलते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, तो गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्थान होता है। जैसे कि भाषा का अपना एक स्थान है कि उससे जो है हम कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, दूसरे की बात को सुन सकते हैं। उससे हम जो है अपने दैनिक जीवन में काफी फायदे उठाते हैं, शिक्षा भी लेते हैं भाषा में। ठीक है, तो गणित का अपने आप में क्या रोल है आपके करिकुलम में, आपके पाठ्यक्रम में? पाठ्यक्रम का मतलब तो आपको पता है ना, आपका जो पूरी क्लास का, मान लो आपके स्कूल का जो एक बैग है, बस्ता है, उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट हैं और जो आपको पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें मिला के एक पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो गणित का क्या स्थान है? भाई गणित का स्थान जो है ना वो बहुत ऊंचा है। देखिए, किसी भी चीज का जो है किसी भी सब्जेक्ट के स्थान के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपके दैनिक जीवन में उस सब्जेक्ट की कितनी महत्वता है, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस है, या आपके जीवन की जो कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, उनको वो सब्जेक्ट या वो विषय कितना पूरा कर रहा है। दूसरी चीज होती है कि बालक जो है वो बालक के विकास में, सर्वांगीण विकास में कितनी मदद कर रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा जो है वो दूसरे विषयों में, जो हमारे अदर विषय हैं, उनमें कितना
मदद कर रहा है, ये दूसरे सब्जेक्ट से कितना अंतर संबंधित है, कितना इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो गणित जो है वो खरा उतरता है तीनों ही पॉइंट पे। कैसे? हमारे दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो भाई गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम चाहकर भी अपने दैनिक जीवन से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम हर जगह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम गणित का प्रयोग करते ही रहते हैं। अगर हम यहाँ पे भी खड़े हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, तो हमने देखिए नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, हमारे 8 चैप्टर हैं। तो 8 कहां से पता चला? गणित से ही तो पता चला। ये सारी चीजें जो है, हम जो है अगर कपड़े भी खरीदते हैं तो कितने कपड़े खरीदने हैं, उसको कितने पैसे देने हैं, वापस कितने पैसे लेने हैं। अगर हम सब्जी भी खरीद रहे हैं तो 1 किलो खरीदनी है, 2 किलो खरीदनी है, 1 किलो का कितना भाव है, 2 किलो का कितना भाव है, कितने हम उसको पैसे देंगे, कितने वापस लेंगे। अगर हम कपड़े भी सुखा रहे हैं तो कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने रफ्तार हैं। मतलब गणित का ऐसा प्रयोग है जिसको हम चाहकर भी अपने दैनिक जीवन से नहीं निकाल सकते। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब आप गणित पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसको उनकी दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज को सीखेंगे। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हम कह रहे थे कि बच्चे के विकास में तो बिल्कुल भाई इससे जो है बहुत सारे विकास होते हैं। बच्चे का सबसे पहला विकास तार्किक चिंतन बढ़ता है बच्चे का। दूसरा, बच्चा सच्चाई की तरफ बढ़ता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको यूनिवर्सल वाला बात बताई थी कि जो गणित है ना वो एक सच्चा विषय है। अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है, जो यहाँ पे है वही पूरी दुनिया में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के लॉ अलग हैं, अमेरिका के कानून अलग हैं और चाइना के अलग हैं, तो यहाँ गणित में ऐसा नहीं होता। गणित पूरी दुनिया का एक ही होगा। तो इससे ये होता है, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के। ठीक है, बच्चे का भाषा विकास भी होगा, सभी चीजें होंगी। और दूसरी बात करें गणित की, कि हम बात कर रहे थे कि दूसरे विषयों में कितना अंतर संबंधित है या कितनी मदद करता है। तो भाई पहली लाइन तो आप याद करो कि गणित जो है वो विज्ञान विषयों का आधार विषय है। अगर गणित नहीं तो विज्ञान भी नहीं। जी हाँ, गणित में बिल्कुल मदद करता है आपका विज्ञान में। विज्ञान में अगर हम बात करें तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल भी लें ना, H2O पानी का सूत्र होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें होता है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। कैसे पता चला? गणित से ही तो पता चला। अगर हम यहां से हमने पता लगाया ना कि चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो वो गणित के द्वारा। अगर हमने ये पता लगाया कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो गणित के द्वारा। तो ये सारा जितना विज्ञान है ना वो आपका गणित पर ही आधारित है। बिना गणित के आप विज्ञान को कुछ नहीं, विज्ञान में कुछ भी नहीं कर सकते आप। कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। कितनी ऊष्मा देनी है गणित ही तो बताएगा आपको। 23 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी है, गणित के बिना कुछ नहीं है। तो गणित जो है वो सभी विषयों में आपके जो है मदद करता है। अगर हम हिंदी की भी बात करें ना तो हिंदी को पढ़ाने में भी गणित मदद करता है। हिंदी को पढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आपसे पूछें हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, तो गिन के ही बताओगे ना। बिना गिने तो नहीं बता सकते। तो गिनना क्या है? गणित है, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गणित की भाषा। तो गणित की भाषा की अगर बात करूं तो सिंपल एक वर्ड है कि गणित की भाषा जो है वो सांकेतिक होती है। कैसी? सांकेतिक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें संकेतों के द्वारा ही सब चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि XYZ भी होते हैं इसमें। आपने गणित पढ़ाई है तो कह देते हैं ना कि A और B 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी x है। और जो आपके शब्द, जो आपके अंक होते हैं वो भी एक तरह से संकेत ही हैं। अब हमें क्या पता, अगर हमने यहाँ पे जो है 1 लिखा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये एक संकेत है। ठीक है, लेकिन ये 5 जो है किसी और भाषा में अगर लेके जाएंगे ना तो बदल जाएगा। क्या? अगर इसको कहीं दूसरी भाषा में लेके जाएंगे तो वो बदल जाएगा। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो हम ऐसे भी लिखते हैं 5 को, तो दोनों संकेत तो अलग अलग हैं लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। तो संकेत के द्वारा हम इसको प्रस्तुत करते हैं। XYZ भी संकेत हैं। मेन सिर्फ इतनी डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा एक पॉइंट याद रखना है कि गणित की भाषा जो है वो सांकेतिक होती है। ठीक है, और गणित की भाषा जो है यथार्थ होती है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। उसके अलावा तो इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का क्या मतलब है? देखिए, जो हम अपने समुदाय में यूज करते हैं उसी गणित को सामुदायिक गणित कहते हैं। जैसे जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम सब्जी खरीदने भी जाएंगे तो जो गणित का मोल भाव कर रहे हैं हम, जो चीजें, वो आपका सामुदायिक गणित है। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं जैसे कि कोई भी कम्युनिटी में, तो वहां पे भी आपका सामुदायिक गणित आएगा। ठीक है, सामुदायिक गणित का मतलब ही है जो हम कम्युनिटी में यूज करते हैं।
और समुदाय में जो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें समुदाय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला गणित कौन सा है? अंक गणित है। ये आप सब लोग जानते हैं, अंक गणित है। और अगर हम ये कहें कि जो शाखाएं होती हैं गणित की, जैसे कि बीज गणित है, रेखा गणित है वगैरह वगैरह, तो उनमें जो सबसे प्राथमिक, सबसे पहला गणित है वो भी अंक गणित है। कौन सा? अंक गणित। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे है आपका गणित में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में बताऊं तो मैंने संपूर्ण सीटेट वाली फर्स्ट वीडियो में ही आपको मूल्यांकन का पूरा बता दिया है। उसके अलावा मूल्यांकन के अलग से लेक्चर भी पड़ा हुआ है चैनल पे, तो वो देख लें, सीसीई का, सतत और व्यापक मूल्यांकन का, तो वहां पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आई थिंक ये तो आप सब जान ही गए। उसके अलावा इसमें जो है इसकी शिक्षण विधियां हैं उसकी बात करेंगे अभी बाद में, ठीक है। गणित में समस्याएं, शिक्षण में, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या हो सकती है? नॉर्मल सा है, आप इसको जो है थ्योरेटिकल ना सोच के प्रैक्टिकल सोचें तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर मान लो गणित पढ़ाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चे का बेस कमजोर है, बुनियाद कमजोर है, बुनियादी गणित, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने में। अगर टीचर के पास अच्छी शिक्षण विधियां नहीं हैं तो गणित में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर टीचर को गणित का ज्ञान नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पास टीएलएम नहीं है तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बच्चे आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको समस्या आ सकती है। अब उसको दूर कैसे करेंगे? आप इस तरह की विधि अपनाओ जिसमें बच्चे रुचि लें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके साथ आ सकती हैं, वो आपकी समस्याएं होती हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं होते, इसको तो सिर्फ आप अपने बेस पे ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण का मतलब होता है कि कमियों की जांच करना। और जो कमियों की जांच होती है वो किसके द्वारा होती है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं पहले। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जब आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं और आपको पता चलता है कि उसकी कौन कौन सी कमियां हैं या बच्चा कहां पे कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको जान लेना ही आपका क्या कहलाएगा? निदानात्मक परीक्षण। और जब आप उसको ठीक करने के लिए पढ़ाते हैं, जब आप उन कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर है इतना? आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले टैग वर्ड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने साथ में लिख दिए थे, तो इसलिए इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में शिक्षण विधियां, वैन हेले का आपका सिद्धांत है। उसके बाद में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, जो कि आपके डायरेक्टली एक एक लाइन में प्रश्न बनेंगे। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग लिखे हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है, सिंपल सा आप जानते ही हैं कि अगर ये शब्द आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। ये ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। तो सही और गलत की जांच आप इससे कर सकते हैं अगर आपको, ठीक है। तो देखिए तर्क और तार्किक पॉजिटिव में, क्योंकि आपको पता है गणित जो है वो एक तार्किक विषय है, तो जहां पे भी तर्क की बात कर रहे हो, लॉजिक की बात कर रहे हो, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि अगर आपके फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई डेफिनेशन दी या कोई भी एक प्रैक्टिकल चीज लिखी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया कि ये वाली समीकरण या ऐसा करने से जो है बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास होगा, नीचे उन्होंने दे दिया बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास होगा, बच्चे का भाषा विकास होगा, बच्चे का सामाजिक विकास होगा, तो आप समझ जाएंगे सीधी बात कि गणित का प्रश्न है, इसका मतलब तार्किक क्षमता का विकास होगा, है ना। नैतिक का तो होगा लेकिन सबसे मेन तो आपका तार्किक ही है, तो सबसे पहले हम तार्किक को चुन लेंगे। वास्तविक जीवन में जोड़ना, जहां पे भी ये वर्ड मिल जाए भाई ये तो आपका 100% राइट होता ही होता है, क्योंकि ये हर विषय के लिए है, सिर्फ गणित के लिए नहीं है, हर विषय के लिए है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, बच्चे के जीवन से उसको कनेक्ट करें, संबंधित करें। अधिगम अवसर, यानी कि बच्चे को खुद से सीखने के अवसर दिए जाएं, खुद से करने के अवसर दिए जाएं तो बच्चा ज्यादा सीखता है। अवसर जहां पे मिले आपको, ये आपको पॉजिटिव होता है। बस एक ध्यान रखना, उस ऑप्शन में लास्ट में कहीं ये नहीं ना लिखा हो, नहीं या ना लिखा हो, मतलब ऑप्शन ही निगेटिव हो और आपने सिर्फ एक वर्ड देखा और आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। व्यापक विकल्प आपको चुनना होता है, ये सभी विषयों के लिए है, सिर्फ गणित के लिए नहीं, कि जिस ऑप्शन में आपको व्यापकता देखने को मिले, यानी कि बच्चे का ज्यादा फायदा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो ऑप्शन आपको चुनना होता है। गणित में अगर बात करें, गणितीय समझ और चिंतन, ये वर्ड इस तरह के यूज होते हैं। कैसे? जैसे आपको जो है आपसे ऊपर दिया कि एक समीकरण थी और टीचर ने जो है रामू को वो समीकरण जो है खुद से सॉल्व करने के लिए कहा, उसने बच्चे ने जो है खुद से सॉल्व किया और उसके बाद उत्तर निकाला इस तरह से करके, तो उसमें बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास हुआ, ये आपका प्रश्न बना। अब ऑप्शन में दे दिया आपका
कि आपका जो लिख दिया कि बच्चे ने आकृति बनाना सीख लिया, या बच्चे की गुणा करने की क्षमता का विकास हुआ। दूसरा लिख दिया उन्होंने कि बच्चे की ज्यामितीय क्षमता का विकास हुआ। और लास्ट में या चौथे ऑप्शन में लिख दिया कि बच्चे की गणितीय समझ का विकास हुआ या गणितीय चिंतन का विकास हुआ। तो समझ जाओ कि सबसे व्यापक कौन सा हुआ भाई, गणितीय समझ और गणितीय चिंतन का अगर विकास हो रहा है तो गुणा करना भी तो उसमें आ गया, आपका भाग करना भी उसमें आ गया, आपकी ज्यामिति में रेखा खींचना भी उसी में आ गया। जब गणितीय समझ की बात कर रहे हैं तो वो बड़ी चीज है, तो उसको हम जो व्यापक ऑप्शन होता है उसको चुनते हैं, बड़े ऑप्शन को, वो आपका राइट होता है। ये सभी विषयों में काम आता है, मतलब जो ऑप्शन व्यापक होता है वो सभी विषयों के लिए है, सिर्फ गणित के लिए नहीं। ठीक है, आपका प्रोत्साहन, मोटिवेट करना बच्चे को किसी भी काम को करने के लिए, जिसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं हम बच्चों को, वो ऑप्शन आपके राइट होते हैं। निगेटिव की बात करें, उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे कि इसमें प्रश्न इस तरह से बनता है कि गणित शिक्षण जो है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे उद्देश्य दिए होते हैं, जिनमें से एक ये होगा कि उच्च कक्षाओं के लिए बच्चे को पढ़ाना, या उच्च कक्षाओं के लिए हम गणित पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च कक्षाओं के लिए कभी भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ गणित की समझ पैदा करने के लिए, उसके अंदर तार्किक चिंतन पैदा करने के लिए पढ़ाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ाया जाता। ये ईवीएस में भी काम आएगा यही वाला टैग वर्ड। व्यावसायिक बनाने के लिए नहीं भाई, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। रोजगार कमाने के लिए ये आपको देखने को मिले, निगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग रैंकिंग करने के लिए हम जो है बच्चे का टेस्ट नहीं लेते या मूल्यांकन नहीं करते। सीमितता वाला ऑप्शन जहां आपको मिले देखने को कि लिमिटेशन है, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये वाले शब्द जहां देखने को मिले वो निगेटिव होगा आपका। याद करना, रटना, कंठस्थ आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज पे। ये एक तरह का मैंने जो है पैटर्न लिखा है यहाँ पे, मतलब एक सीढ़ी है गणित की संक्रियाओं को सीखने की और सिखाने की। जब आप बच्चे को गणित के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये आपका और होता भी यही है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये पैटर्न यूज नहीं करते तो आप जो है बच्चे को अपना कॉन्सेप्ट जो है ना तो अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे और आप टाइम बहुत ज्यादा ले जाएंगे। इससे सिखाएंगे तो टाइम कम लगेगा, बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। इसको समझते हैं। देखिए, मूर्त और वास्तविक, यानी कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाना है। भिन्न तो आप सबको पता है ना, P/Q होता है भिन्न, जिसमें Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो है मूर्त वास्तविक चीजों से आप शुरू करते हैं पहले, उसके बाद आप चित्र से प्रस्तुत करते हैं उस चीज को, फिर कहानी कथन और फिर अमूर्त। देखिए, अब फॉर एग्जांपल समझते हैं। अगर आप जो है बच्चे को डायरेक्टली ये कहेंगे कि भिन्न जो होती है वो P/Q होती है जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बच्चा समझ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं समझेगा। उसको कैसे समझाएंगे? मूर्त चीज से। मैंने कहा, मैंने एक सेब लिया, ठीक है, एक सेब लिया, उसको बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक, यहां पे मैंने एक सेब लिया था, अब उसको क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 टुकड़ों में काट दिया इस तरह से। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि ये जो टुकड़े हैं ये वास्तविक चीज है। मूर्त क्या है? ये मूर्त चीज है, अमूर्त नहीं है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज प्रेजेंट ना हो, तो ये ठोस चीज है, सामने है, मूर्त है। तो मैं इसके द्वारा भिन्न को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, उसको 2 टुकड़ों में बांटा। मैंने बोला अब ये जो आधा हिस्सा है ये वाला, ये क्या है? ये पूरे सेब की एक भिन्न है। क्या समझ गए? ये पूरे सेब की एक भिन्न है। तो ये वाला जो एक हिस्सा है इसको हम 1/2 भाग कहेंगे, दूसरा वाला जो हिस्सा है इसको हम 1/2 भाग कहेंगे, और यही आपके भिन्न है। तो ये समझाना आसान था कि P/Q वगैरह वगैरह, उसको हम लाएंगे जरूर लेकिन बाद में। ठीक, अब क्या किया हमने, पहले हमने उसको ठोस जो हमारे सामने वस्तु थी उसके द्वारा समझाया। ठीक है, सेब की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल दिया है। उसके अलावा अब आते हैं आप चित्र पे। चित्र क्या है? चित्र यही है जो आपके सामने है। मैंने इस तरह से गोला बनाया, उसके 2 भाग किए और मैंने इस तरह से, उसी तरह से आप इसका कर सकते हैं त्रिभुज का, कि हमने जो है एक त्रिभुज का चित्र बनाया, इसको 2 भागों में इस तरह से बांट दिया, तो एक भिन्न ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई, 3 भागों में भी बांट सकते हैं। तो अब आ गए हम चित्र पे। तो जब बच्चे ने रियल वास्तविक चीज के साथ एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया, तो अब वो चित्र को आसानी से समझ जाएगा। उसके बाद आते हैं कहानी कथन पे। उसके बाद हम अब बच्चों को जो है ये समझाना शुरू कर देते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न में टुकड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से, मतलब जो हमारे
तथ्य, जो हमारी थ्योरी है, अब हम थ्योरी पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। जो गणित की थ्योरी होती है वो थ्योरी हम बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद में आएंगे अमूर्त पे या चिन्ह पे। अब हम जो है P/Q भी बता सकते हैं, XYZ भी बता सकते हैं, कुछ भी बता लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। लास्ट में आते हैं चिन्ह पे। अगर हम जोड़ने की भी बात करें ना, तो जोड़ना भी ऐसे ही होगा। जोड़ना भी शुरुआत में आप जो है उसको अगर बताएंगे ना कि इसको जोड़ना कहते हैं, तो उसको नहीं पता इसको क्या कहते हैं, उसको नहीं पता। शुरू में आप कैसे पढ़ाएंगे, शुरू में ऐसे ही पढ़ाएंगे कि उसको जो है 4 टॉफी दी आपने, फिर आपने जो है उसको 2 और दी। अब उससे पूछा कितनी होगी, तब वो गिन के बताएगा कि 4 5 6, हाँ 6 होगी। तो मतलब अब हमने उसको बताया कि इसको क्या किया हमने, इसको हमने जोड़ा है इसलिए ये 6 होगी, ठीक है। तो उसके बाद में उसको चित्र के द्वारा समझाना शुरू कर दो। चित्र बना दिए यहाँ पे, इस तरह से 3 गेंद ये है, 2 गेंद ये है, अब बताओ टोटल कितनी गेंद है। चित्र पे आ गए हम, पहले ठोस पे सामने रखी चीज, उसके बाद चित्र पे आ गए। उसके बाद कहानी से हमने, मतलब कहानी कथन का मतलब यही है कि अब हम वर्बली इसको समझा सकते हैं कि बताओ भाई अगर हम 5 में 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा। वर्बली पे आ गए, हम थ्योरी समझा दी। उसके बाद में चिन्ह पे आते हैं कि हाँ जोड़ने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, घटाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लास्ट में हम आ गए अमूर्त पे, चिन्ह पे। आई थिंक इससे बेस्ट तरीका मेरे पास तो नहीं है आपको समझाने के लिए। मैंने बहुत बेसिक लेवल पे जाके समझाया है, बिल्कुल जैसे प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही लग रहा था। तो आई थिंक बिल्कुल समझ गए होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। आपका प्रश्न एक्चुअली बनता कैसे है ये भी बता दूं। कई बार देखो, कई बार तो वो अलग अलग पूछ लेगा, लेकिन एक तरीका ये होता है कि इनको वो आगे पीछे कर देगा। जैसे कि चित्र को पहले रख दिया, फिर अमूर्त चिंतन को रख दिया, फिर कहानी कथन को और मूर्त को लास्ट में रख दिया। इस तरह से करके वो 4 ऑप्शन बनाएगा। सिर्फ एक में सही क्रम लिखा होगा, बाकी 3 में गलत क्रम लिखा होगा। वो आपसे यही कहेगा कि सही क्रम कौन सा है, तो आपको सही क्रम पहचानना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि ये एक्चुअली ये इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि आप जो है दशमलव संख्याओं को समझाने के लिए कौन से TLM का या कौन सी चीज़ का उपयोग करोगे। ग्राफ पेपर का करोगे, गिनतारा का करोगे, या जियो बोर्ड का करोगे, किसका उपयोग करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी जो NCERT में आएंगे वो अलग से बता दूंगा, तो इनको आप नोट कर लीजिए। दशमलव संख्याओं को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, स्थानीय समझ के लिए गिनतारा का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का और ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, भिन्न को पढ़ाने के लिए संख्या चार्ट और संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर हम शिक्षण विधियों की। तो मैथ पेडागोजी की शिक्षण विधियां काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न भी बनते हैं कई बार। तो एक्चुअली इनमें जो है 4 विधियां इंपॉर्टेंट है मैथ पेडागोजी में। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, ये 4 विधियां हैं। सिंपल सा तरीका है, सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। कई बार क्या है, 2 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि इनकी कोई विशेषताएं देंगे कि इनमें से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। अगर आपको पता होगा तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन लगा दोगे। 4 के अलावा भी दे देगा वो पूछने के लिए, मतलब ऑप्शन तो उसको पूरे करनी है। या ये पूछ लेगा वो कि नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी होती है, तो आपको अगर पता होगा तो लगा दोगे। उसके अलावा वो एक आपको फॉर्मूला दे, मतलब एक सवाल देगा गणित का कि भाई जो है एक मिल्कमैन जो है वो अपने गांव में एक दिन में 1400 लीटर दूध बेचता है, तो एक हफ्ते में कितने लीटर दूध बेचेगा। तो इस सवाल में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सारी विशेषताओं को भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आगमन विधि की। आगमन विधि में क्या है, एक्चुअली सबसे जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्या? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। कैसे? इसमें क्या है, उदाहरण के तौर पे बच्चे से कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं, या यही कहेंगे हम कि कुछ गणितीय संक्रियाएं हल करवाई जाती है उदाहरण के तौर पे। अब बच्चा उनको करता है बार बार। जब बच्चा एक ही विधि को यूज करके एक रिजल्ट निकालता है, फिर वो दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसमें उसने वो विधि यूज की और वो भी आपको जो है सही आ गया आंसर। जब इस तरह से उसके 2-3 बार उसने की और उसका सही आया, तो अब उसको पता चल गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विधि मैं यूज कर रहा हूं, ये सही है। मतलब इससे जो है ये वाला सवाल या इस टाइप के सवाल जो है सही होते हैं, तो वो उसको नियम के रूप में मान लेता है। ये एक्चुअली नियम जो होते हैं वो पहले से भी होते ही हैं गणित में, तो हम चाहें तो उनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आप लो भाई, ये नियम है, ये फॉर्मूला है और आप जो है आंसर ले आओ। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे को करके सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे। बच्चे की इसमें संज्ञानात्मक क्षमता जो है बढ़ेगी नहीं, बच्चे की लॉजिकल क्षमता जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसमें क्या है, इस विधि का आविष्कार इसलिए किया गया ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट खुद से बने, और खुद से जब बनेगा तो वो ज्ञान जो है वो स्थायी होगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए मैंने आपको एक त्रिभुज दिया बच्चों को, ये वाला त्रिभुज मैंने बच्चों को दिया। अब मैंने उनसे ये कहा
कि आपके पास जो है जो भी वो कोण नापने का जो वो होता है यंत्र, उसके द्वारा इसको नापो कितने डिग्री का है। ठीक है, उन्होंने नापा, फिर मैंने कहा कि ये वाला नापो, उन्होंने नापा, फिर उन्होंने ये वाला नापा, तो उन्हें पता चला कि ये वाला जो है ये 45 डिग्री आया है, ये भी 45 आया है, और ये हमारा 90 डिग्री आया है, ये समकोण बन गया। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि अब ये बताओ कि तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 180 आ रहा है। फिर मैंने उन्हें एक और त्रिभुज दिया। अब की बार जो मैंने त्रिभुज दिया उन्हें, अब की बार मैंने उनको ये वाला त्रिभुज दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आया, इसमें मैंने नापा तो ये वाला 90 आया मेरा, इसमें ये वाला तो 30 ही आया मेरा, ये वाला मेरा 60 आ गया। अब मैंने उनसे कहा, बच्चों ने नापे हैं, ये मैंने कहा बच्चों से नापने के लिए, बच्चों ने नापे। फिर मैंने बच्चों से कहा कि अब जोड़ो इनको, कितना हुआ, तो उन्होंने जोड़ा, तो भाई इसका भी 180 आया। अब वो उन्होंने कहा कि सर ये तो ये अलग आकार का है, ये अलग आकार का है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो फिर एक जैसे क्यों आ रहे हैं, 180 क्यों आ रहा तीनों। मैंने उनको एक और त्रिभुज दे दिया। मैंने कहा लो भाई इसका नाप लो, इसका नाप लो। इसका जब उन्होंने नापा तो ये तो 150 का आ गया उसका। ठीक है, अब 150 का आया तो ये बचे कितने, ये मान लो मेरा 15 आ गया, तो कितना हो गया, 175 हो गया। ये भी मेरा 15 आ गया, तो कितना हो गया। मैंने जब उनसे तीनों का जुड़वाया तो फिर से 180 आ गया। अब उनका एक कॉन्सेप्ट ये बना यहाँ पे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो। अगर तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तो उनका योग 180 ही होगा। तो ये है हमारा, अब ये नियम बन चुका है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। आपने पढ़ रखा होगा, ये एक नियम है, ये सिद्ध है। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे कराया, मैंने उनको उदाहरण की तरफ से कराया। अब उन्होंने जब खुद करके सीखा है ना, तो दुनिया का कोई माय कलाल उन्हें भुला के दिखाए, मर जाएंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन भूलेंगे नहीं। 80 साल तक, 100 साल तक भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि खुद करके सीखा है। तो ये पावर है आगमन विधि की, इस तरह से सिखाया जाता है आगमन विधि में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे बढ़ेंगे तो विशेष से सामान्य की ओर होता है, ये एक याद रख लो। सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, ये याद रख लो। यानी कि देखो छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज की तरफ आया वो, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आया है। मनोवैज्ञानिक विधि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, और जब बच्चे खुद से करके सीखते हैं तो उनकी सारी संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग होता है, और ये स्थायी होता है, इसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं, बच्चों का जो ज्ञान है वो परमानेंट हो गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक विधि है। अब अगर बात करें निगमन विधि की, तो भाई निगमन विधि जो है वो आगमन की सीधी उल्टी होती है। इसमें क्या है, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। जितने भी ये चारों चीजें लिखी है इनका उल्टा कर दो। नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशेष की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और अमनोवैज्ञानिक है। मतलब ये मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले बच्चे को नियम दे देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं, बता देते हैं ऑलरेडी जो टीचर होते हैं, और वो उसी फॉर्मूले को उसको यूज करके किसी भी समीकरण का हल निकाल लेते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसको अमनोवैज्ञानिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है बच्चे ने मेहनत नहीं करनी पड़ती, बच्चे को खुद से करके नहीं सीखने का अवसर मिलता, तो बच्चे ने रटा रटाया जो है उसी को यूज किया है, इससे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब एक चीज है, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं आगमन और निगमन, क्योंकि नाम एक जैसे हैं लगभग। तो कई बार ऐसा होता है कि निगमन में अगर पूछा तो कई बार हम निगमन को ही उदाहरण से नियम की ओर लिख देते हैं, ये बहुत बार होता है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए ये है, ये जो है अभी मैंने बताया आगमन से उल्टी है, इसका मतलब नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, अब इसमें वर्ड याद रखो। देखिए ये इसमें पहला वर्ड क्या है, आ है। क्या है, आ। अब आ में से अगर मैं ये हटा दूं तो ये बचेगा ऊ बचेगा, और ऊ से क्या आएगा, ऊ से आएगा आपका उदाहरण, ऊ से आएगा उदाहरण। तो ये आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। और इसमें तो और भी आसान है। निगमन है तो पहला शब्द क्या है, नी से नियम, नी से निगमन और नी से नियम, यानी कि निगमन विधि जो है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, बस। ठीक है, इतने से कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख पाओगे, इसकी उल्टी होती है। ठीक है, अब आते हैं आगे।
संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि ये क्या है? इनके शब्दों से पता चल जाएगा। देखिए वैसे ज्ञात से ज्ञात होती है या अज्ञात से ज्ञात होती है, इतना तो आप रट सकते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि का मतलब क्या है इनके वर्ड से पता चल जाएगा। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी कि जोड़ना, और विश्लेषण का मतलब होता है आपका टुकड़ों में विभाजित करना, ये होता है। तो संश्लेषण में क्या होता है, इसमें आपके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं, मैंने अभी एग्जांपल दिया है एक कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 100 लीटर दूध बेचता है, तो एक हफ्ते में या एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचेगा? तो आप क्या करेंगे, उसको 7 बार जोड़ेंगे, यानी कि 7 दिन का दूध आपको एक जगह इकट्ठा करना पड़ रहा है। 7 दिन की क्वांटिटी को एक जगह इकट्ठा करना पड़ रहा है, तब आप बताएंगे कितना कि हाँ भाई 700 लीटर दूध जो है एक हफ्ते में बेच रहा है। तो ये कौन सी विधि हुई? ये हुई आपकी संश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें आपने जोड़ा है, इसमें आपने इकट्ठा किया है। ठीक है, अब अगर इसी को मैं पलट दूं, मैं ये कहूं कि आपका जो है एक हफ्ते में कोई जो है एक हफ्ते में एक दूध या जो है वो 700 लीटर दूध बेच रहा है, तो एक दिन में कितना बेचेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको तोड़ना पड़ेगा। जो 700 लीटर दूध है उसको 7 जगह टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा, तब आके आपका जो निकल के आएगा कि एक दिन में भाई 100 लीटर बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टुकड़े हुए, यहाँ पे आपने अलग अलग किया, तो ये कौन सी विधि हो गई? ये विश्लेषण हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों भी एक दूसरे की अपोजिट ही हैं, इसमें तोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं। समझ में आया? ये आई थिंक बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, आप तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जोड़ना आ रहा है, इसमें जोड़ना और गुणा करना, ये 2 चीजें आ रही हैं। इसमें घटाना और भाग करना, ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं या तो गुणा करेंगे या जोड़ के करेंगे। आप जो है 10 को 7 से गुणा, 100 को 7 से गुणा करके भी कर सकते हैं कि 100 को 7 से जब गुणा करेंगे 700 आ जाएगा, या फिर 100 को 7 जगह लिख के जोड़ लो, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो जोड़ के कर लो या गुणा करके कर लो, आपका एक ही मतलब है। इसमें भी यही होगा, आप घटा घटा के भी कर सकते हैं, भाग दे के भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी का जो मैथ है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसकी बात करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी की बुक्स से मैथ पेडागोजी जो आती है उसके बारे में। ये आपके जो है एनसीईआरटी से मैंने सारी बुक्स जो है आपकी निकाल के, मतलब सारी बुक्स जो एनसीईआरटी की हैं उससे ये नोट्स बनाए हैं मैथ पेडागोजी के, निकाल के मेन पॉइंट जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट, और जो आपके एनसीएफ से हैं वो पॉइंट भी मैंने इसमें उठाए हैं, तो उसके नोट्स मैंने खुद बनाए हैं अपनी हैंड राइटिंग में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले कुछ थ्योरी भी रहेगी, कुछ फॉर्मूले रहेंगे, कुछ चीज़ें और भी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इस टाइप की। इसमें क्रम विनिमय नियम वगैरह वगैरह कई सारे नियम आपसे पूछता है, मतलब जो जो आपके एग्जाम में सीटेट में आती है वो पॉइंट मैंने आपके उठाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें तो गणित के द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करने, सच को जांचने और उस पर टिके रहने की क्षमता का विकास होता है। ये बच्चे के लिए है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। आगे आपसे कह रहा है वो दुनिया को स्थानिक और परिमाणात्मक संबंधों के जरिए समझना गणित कहलाता है, और सामाजिक वास्तविकता को मानवीय संबंधों के जरिए समझना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो इसमें सिर्फ एक लाइन याद रखो आप, पहली वाली यहाँ तक की कि दुनिया को स्थानिक और परिमाणात्मक संबंधों के जरिए समझना गणित कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट है, गणित अन्य विषयों से अंतः संबंधित होना चाहिए या है तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गणित का प्रयोग जो है हम सभी कक्षाओं में करते हैं। अगर हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं तो भी गणित का प्रयोग करते हैं, अगर हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भी गणित का प्रयोग करते हैं, तो सभी विषयों से अंतः संबंधित है। देखिए ये वाली लाइन जो है ये सीटेट में कई बार आ चुकी है, ऑप्शन में लिखी हुई। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये आपसे सवाल ये पूछता है कि कक्षा जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा 3 से क्यों स्टार्ट होता है, कक्षा 1 और 2 में क्यों नहीं पढ़ाते? तो उसका जवाब ये है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु उससे जुड़े कौशल एवं सरोकारों को गणित तथा भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। तो ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही ऑप्शन में लिखा हुआ मिला था, कई बार प्रश्न आ चुका है, मैंने खुद पढ़ा है, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये लाइन लिखी हुई है,
मैंने एक शब्द भी इधर उधर नहीं किया, सिर्फ यही लाइन लिखी हुई थी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना कसम से, तो एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आते हैं। और जो मैंने लाइनिंग लिखी है ना, इन लाइनिंग को आप ये सोच के चलना, ये सोच के पढ़ना कि इनमें से कोई भी लाइन आपको ऑप्शन में लिखी हुई मिल सकती है। तो अगर मिलेगी तो वही आपका सही आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल सी और बहुत बेनिफिशियल बात है आपके लिए। चलिए, कोई बच्चा गिनती जानता है अगर वह, तो गिनती जानने की शर्त क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला है संख्या के नाम को सही क्रम में बोल सके। दूसरा पॉइंट है किसी समूह में मौजूद वस्तुओं की संख्या, सही संख्या बता सके, जैसे कि मेरे हाथ में कितनी पेंसिलें हैं। तीसरा पॉइंट, एक समूह में से बताई गई संख्या के बराबर वस्तुएं उठा सके, जैसे मुझे संगमरमर के 7 टुकड़े दो। मतलब आपके सामने जो है मान लीजिए कंचे पड़े हैं 20-30 और आपने कहा कि 5 कंचे उठा के मुझे दो। अगर उसने 5 उठा के दे दिया आपको, तो इसका मतलब गिनती जानता है। ये वाला प्रश्न देखो कितनी बार आ चुका है कि शून्य का परिचय कब देना चाहिए। तो शून्य का परिचय तब देना चाहिए जब बच्चा 1 से 9 तक की संख्याओं को सीख ले। ये प्रश्न आपका कितनी बार आ चुका है आप खुद जानते होंगे अगर आपने प्रीवियस पेपर पढ़े हैं तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और ये पूरा एनसीईआरटी से मैंने कवर कर लिया है। डोमिनो फ्लैश कार्ड की तरह होते हैं, इस तरह से दिखते हैं वो। ठीक है, आप देख सकते हैं। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ये भी पिछली बार ही आया था, अभी 2019 में भी आया था, 2021 में जो पेपर हुआ है जनवरी में उसमें भी आया था कि क्रम विनिमय नियम कौन सा होता है। तो 2 + 4 = 4 + 2, ये एग्जाम्पल है, यानी कि a + b = b + a, ये आपका होता है। जैसे मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जोड़ने में अंकों को आप आगे पीछे इधर उधर भी रखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। यानी कि 2 + 4 का मतलब भी 6 ही है और 4 + 2 का मतलब भी 6 ही है। और गुणन का क्रम विनिमय नियम भी सेम है कि 2 × 4 = 4 × 2, यानी कि आप चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, उत्तर एक ही आना है, 8 ही आना है। 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8। तो गुणन में भी यही है कि आप संख्याओं को अगर आगे पीछे कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम, उत्तर आपका सेम ही आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जोड़ना सिखाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मौखिक प्रश्न तथा शाब्दिक प्रश्न गणित में देने का भी यही उद्देश्य है कि बच्चा वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग करे। देखिए, मैं अभी बात कर रहा था वास्तविक जीवन की। वास्तविक जीवन में से जोड़ना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, जोड़ जो है गिनना, मिलाना, समूह बनाना आदि, मतलब इस तरह से आप जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल, मैं आपको बीच में ना इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं अगर आपने ध्यान से समझ लेते हो, क्योंकि मैं अभी बता रहा था आपको कि जब हम जोड़ की संक्रिया बच्चों को सिखाते हैं तो गिन के द्वारा भी सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको 5 टॉफ़ी दी, फिर उसके बाद में मैंने उसको 4 और दे दी। अब मैंने उससे पूछा कितनी हो गई, तो 4 के बाद वो 5 के बाद गिनेगा 6, 7, 8, 9 के 9 हो गई। तो कैसे करा उसने, गिन के करा। तो गिन के भी जोड़ सकते हैं, मिला के भी जोड़ सकते हैं, समूह भी बना के जोड़ सकते हैं। ये होते हैं इसके तत्व कह सकते हैं हम। घटाव के क्या है, निकाल लेना किसी चीज़ में से। जैसे कि आपके पास 20 पेंसिल हैं, उसमें से आपने 4 निकाल दी तो कितनी बची, तो ये भी घटाने का एक तरीका है। तुलना करना, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कहने का मतलब ये है तुलना करना। जैसे कि मैंने ये पूछ लिया कि राम के पास जो है 15 पेंसिल है और श्याम के पास जो है 10 पेंसिल है, तो राम के पास कितनी पेंसिल ज़्यादा है उससे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना ही तो पड़ेगा 15 में से 10, तो आपको पता चलेगा कि 5 पेंसिल ज़्यादा हैं। इसका मतलब तुलना करके भी हम घटाव कर सकते हैं। पूरक जोड़, पूरक जोड़ वाले सवाल कैसे बनते हैं आपको पता ही है, आपसे इसमें पूछता ही है सीटेट में कि 1500 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 2000 हो जाए। 1500 में ऐसा क्या जोड़ें कि 2000 हो जाए, तो भाई 2000 में से 1500 घटा दो, 500 आएगा, 500 ही तो जोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं पूरक जोड़। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब माप जो होती है, 2 वस्तुओं की तुलना, यानी कि तुलना कैसे करेंगे, छोटा बड़ा, ऊंचा छोटा। ये प्रश्न भी देखो आ चुका है, ये वाला प्रश्न आपका आ चुका है सीटेट में ऑलरेडी। कैसे आया था, इसी प्रकार से आया था कि निम्नलिखित में से बताओ कि 2 वस्तुओं की तुलना करने के लिए कौन से सही है कौन सा गलत है। तो गलत वाला चुनना था। जैसे कि छोटा बड़ा करके तुलना कर सकते हैं, ऊंचा छोटा, पतला मोटा, मोटा उससे मोटा, संरक्षण। हाँ, ये आया था कि संरक्षण जो है, स्थिरता जो है, वो कौन सी संक्रिया का भाग है। और आपको दिया था जोड़, घटाव, गुणा, माप। तो कई बार लोग जो है जोड़ लगा के आए, कोई घटाव लगा के आया, तो ये माप का है। देखो, माप का है ये पार्ट, एक संरक्षण जो है। ठीक है, तो ये इसमें ना बिल्कुल ध्यान से समझते रहो। देखो, पैटर्न जो है इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि 1 - 1, फिर 1, फिर -1। अब आगे अगर आपसे इसको बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो आप समझ गए ना कि 1 - 1, 1 - 1,
इस तरह से बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11, इसका मतलब ये विषम संख्याएं चल रही हैं। तो 11 के बाद क्या आएगा, अब 13 आएगा। तो ये हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। तीसरे में क्या है, 2 4 8 16, यानी कि ये गुणा का चल रहा है मामला यहाँ पे। 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हर बार जो है 2 से गुणा हो रही है। तो 32 दूनी 64, इसके अगली की संख्या क्या होगी, 64 होगी। तो इस प्रकार के पैटर्न आपसे पूछता है और आपसे कहता है कि आगे इसको बढ़ाओ, आगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हो कि आकृतियों के आधार पर वस्तुओं के गुण कौन से होते हैं, लुढ़कना और खिसकना, ये आपने पढ़ चुके हैं। टेनग्राम का प्रयोग जो है वो आकृतियों की समझ तथा पैटर्न के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आरोही क्रम और अवरोही क्रम से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। आपको एक समीकरण देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताओ आरोही क्रम में कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो संख्याओं के बढ़ते क्रम को जो है आरोही क्रम कहते हैं, घटते क्रम को आपको अवरोही क्रम कहते हैं। जिससे बढ़ता क्या हो गया आपका, मान लीजिए 1 लिखा मैंने, 3 लिखा, फिर आपका 10 लिख दिया, फिर आपका 15 लिख दिया, ये आपका क्या है, बढ़ता क्रम है, यानी कि संख्याएं बढ़ रही हैं। घटता क्रम क्या होगा, 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या है, घटता क्रम है, ये आपका, ये घट रही हैं संख्याएं, तो ये अवरोही हो गया। अंकों का स्थानांतरण, संख्या के अंकों को परस्पर बदल देना, जैसे कि 182 के अंकों को मैंने बदल दिया, 1 को मैं लास्ट में ले आया तो 881 हो गया, फिर उसके बाद में आगे पीछे किया तो 281, ये होता है अंकों का स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या का मतलब समझ लो, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। मैंने इसमें कंप्लीट नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से, तो ये भी ज़रूर पॉइंट उठ गए हैं। तो देखिए इसमें मतलब ये है, आपसे ये पूछेगा कि एक संख्या देगा आपको कि बताइए 421 का, आपसे पूछेगा कि 421 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा, मूल संख्या से एक पहले की संख्या जो होती है वो आपकी पूर्ववर्ती होती है। तो इससे एक पहले की संख्या कौन सी हो गई, 420 हो गई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है। परवर्ती क्या होती है, मूल संख्या से एक बाद की संख्या। अगर आपसे 421 की परवर्ती संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 422 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ जाइए, ये पूर्ववर्ती हो गई पहले की और परवर्ती हो गई एक नंबर बाद की। अब रेखा संख्या रेखा क्या होती है, ये होता है, देखिए यहाँ पे बीच में मिडल 0 है, तो लेफ्ट में जो है वो माइनस अंक चलते हैं और राइट में जो है प्लस के चलते हैं। प्रयोग क्या है इसका, जोड़ने में कर सकते हैं, घटाने में, गुणा में, संख्याओं को दर्शाने में इसका प्रयोग आपके संख्या रेखा का हो सकता है। देखिए समृद्ध गुण, ये आपका आ चुका है ऑलरेडी मैथ पेडागोजी में। आपने अगर देखा है तो 2016 का सीटेट जो हुआ था उसमें समृद्ध गुण वाला प्रश्न आया हुआ है। शायद बाद में आया हो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आया है ये सीटेट में। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने अथवा गुणा करने पर प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या ही होती है। इसको हम कहते हैं समृद्ध गुण संख्याओं का। जैसे कि 5 और 7 की, 5 भी आपकी जो है पूर्ण संख्या है, 7 भी आपकी पूर्ण संख्या है। इसको अगर गुणा करेंगे तो 35 आया, 35 भी आपकी पूर्ण संख्या है। अब जोड़ने में करेंगे तो 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा। लेकिन अगर आप जो है पूर्ण संख्या आपकी ना हो तो आपकी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आई थिंक कौन सी संख्या ले, जैसे मैंने मान लो 1/2 ले लिया। 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसमें 5 गुणा 1/2 मैंने अगर लिया तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 2.5 आएगा। 2.5 जो है वो अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, ये 2.5 है। अगर यहाँ पे 2 या 3 होता तो पूर्ण संख्या हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि अगर पूर्ण संख्या की गुणा आप जो है अपूर्ण संख्या से कर रहे हैं तो आपका जो है उत्तर भी पूर्ण नहीं आएगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण से कर रहे हैं तो आपका उत्तर भी पूर्ण संख्या आएगा। ये कहने का मतलब है ये समृद्ध गुण कहलाता है। ठीक है, एक होता है आपका साहचर्य गुण। साहचर्य गुण कौन सा होता है, देखिए साहचर्य गुण ये होता है जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पहले जैसे 3 संख्याओं को जोड़ने के लिए अगर आपसे कहा गया तो आपने क्या किया, पहले 2 संख्याओं को जोड़ लिया, उसके बाद में जो उत्तर आया 5 आया उसमें आपने लास्ट की तीसरी संख्या को जोड़ा, फिर आपका आंसर आया। इसी प्रकार से इसमें भी है, चाहे आप बाद वाली जोड़ो या पहले वाली। इसमें 3 और 4 को जोड़ा गया है, पहले 7 और उसके बाद में 2 को। मतलब ये है कि अगर आपको 3 या 4 संख्या दी जाती है एक साथ, 3 की जगह 4 भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस मैंने किया 3 प्लस 5 प्लस 1 मैंने ये किया। तो मैंने क्या किया, पहले 2 और 3 को जोड़ दिया, फिर 5 और 1 को जोड़ दिया, कितना हुआ, ये 5 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया।
अब मैंने एक साथ ना जोड़ के इनको दो दो के टुकड़ों में जोड़ लिया, तो इसी को कहते हैं साहचर्य गुण। इसी प्रकार से आप जो है गुणा में भी कर सकते हैं सेम, ठीक है। चलिए आगे है आपका योग पर गुणन का वितरण नियम। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि इसमें जैसे अगर कोई संख्या बड़ी हो, जैसे कि 6 गुणा 8 है, तो आपने उसको कैसे करना है कि 8 को आपने क्या किया, देखिए 6 गुणा 5 प्लस 6 बटे 3 तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। देखिए नीचे 6 गुणा 8 था, तो हमने क्या किया, 8 को टुकड़े कर दिए। 8 के टुकड़े क्या होंगे, 5 प्लस 3 होंगे। अब क्या किया, 6 की एक बार गुणा 5 से कर दी और एक बार गुणा 3 से कर दी, तो उत्तर आपका सेम ही आएगा। इसको कहते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। ये नियम के नाम याद रख लो भाई, इससे प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैथ पेडागोजी हार्ड लगती है, क्योंकि उसमें शब्दावली थोड़ी सी हार्ड रहती है। तो ये शब्दावली आपको याद रखनी पड़ेगी, ज़रूर रखनी पड़ेगी भाई, अगर नंबर चाहिए तो। आगे है आपका दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर समझा जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता दिया। शतांश जिसके नीचे 100 होता है, जैसे कि 5/100 वाली संख्याओं को ग्रिड पेपर पर समझाया जाता है। ये कहने का मतलब यह है परसेंटेज वाली हो गई ये एक तरह से, ठीक है। आगे है आपका सममिति गुण क्या होता है, ये पूछता है आपसे। सममिति क्या होता है, सममिति का मतलब ये होता है कि अगर दो आकृतियों को आप बीच से मोड़ने पर या काटने पर काट दें तो दोनों आकृतियां समान दिखें, तो उसको कहते हैं सममिति। जैसे गोले को अगर आपने बीच से काट दिया तो ये और इसके बराबर होगा, अगर आपने इस आकृति को बीच से काटा तो ये वाली आकृति और ये वाली समान होगी। तो इस प्रकार की जब बीच से काटा जाए और दोनों आकृति समान हो तो उसको सममिति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गणित की प्रकृति। ये आई थिंक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें पॉइंट दे रहा है कि गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। गणित भाषा से तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेत होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, गणित का ज्ञान जो है यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है। बता चुका हूँ ऑलरेडी सब चीज़ें। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। मैंने कहा था ना कि सभी स्थानों पर समान होंगे, मतलब गणित के नियम जो होंगे वो यूनिवर्सल होते हैं, सब जगह एक। आगे है आपका गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। यह विज्ञान विषयों का आधार विषय है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक यथार्थ विषय है। गणित अन्य विषयों को सीखने में मदद करता है। ये भी देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मतलब मैं जो अपने लेक्चर में जो बातें बोलता हूँ ना, वो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, इसलिए वो शब्दावली मुंह से निकलती है बार बार। तो ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दी थी। आगे है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। दूसरा है आपका परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। तीसरा है आपका बालकों की दुर्लभता और योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता देना। चौथा है आपका नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना। बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट मारो, क्योंकि प्रश्न आपका यही बनेगा कि गणित शिक्षण के उद्देश्य में से निम्नलिखित कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं है। तो आपको ये सब पता होने चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि अच्छी परीक्षा के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर कितना है लेवल के अनुसार होना चाहिए बच्चों के, व्यापकता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। ये अच्छी परीक्षा के गुण होते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी जो है कल जो है संपूर्ण सीटेट की वीडियो आई थी, आप लोगों ने सबने देख ही ली है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उसमें 2 सब्जेक्ट कवर किए थे, सीडीपी और हिंदी। तो 2 सब्जेक्ट उसमें यानी कि 60 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग जो है 15 से 20 नंबर इससे भी कंप्लीट हो चुके हैं मैथ पेडागोजी के। तो आप जो है इसको सीधा आप YouTube पे जाएंगे और करेंगे क्या, आपको सिर्फ सर्च मारना है यहाँ पे सीटेट 2022 लिख के, ठीक है। जब आप सीटेट 2022 लिख के सर्च करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जाके फटाफट से सब लोग देख लो। कल की वीडियो है, अभी 23 घंटे पहले की है, देखो। तो कल वीडियो डाली थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए ये वाली भी आ चुकी है। बाकी ये मैराथन क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ये आपकी मैराथन क्लासेस हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। मैराथन क्लास के लिए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, सीटेट मैराथन क्लास एससे टीचर एकेडमी, ये सर्च करना है, ठीक है। सीटेट मैराथन क्लास एससे टीचर एकेडमी,
तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारी सब्जेक्ट की बल्कि प्लेलिस्ट ही आ रही है आपकी, तो प्लेलिस्ट में आप जाके सब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई सभी लोग फटाफट से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो करो। वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे डायरेक्टली, अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, ऐसी में जैसे होती है बहुत सारी बातें, तो उसको आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पर जाके फटाफट से। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।